फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कंजंक्टाइवा। कंजंक्टाइवा के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉर्निया। कॉर्निया में कॉर्निया ग्राफ्टिंग डिस्कस किया और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था सीलियरी बॉडी, आइरिस, प्यूपिल एंड लेंस। प्यूपिल के साइज में कौन कौन सा फैक्टर है अफेक्ट कर सकता है वो भी डिस्कस किया है। और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया लेंस का स्ट्रक्चर और लेंस की ट्रांसपेरेंसी होती है ड्यू टू सिस्टीन। एकोमोडेशन डिस्कस किया जहाँ पे सीलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट का रोल है। फिर हम लोगों ने एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर के बारे में देखकर रेटिना के 10 लेयर को डिस्कस किया और उसका अरेंजमेंट देखकर। और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ह्यूमन आईज आर कंसीडर्ड टू बी इन्वर्टेड। तो इन्वर्सन जो है वो दैट इज ड्यू टू द इन्वर्टेड लेयर्स ऑफ रेटिना। तो रेटिना का लेयर ही इन्वर्टेड है, उल्टा है। जिसको बाहर होना चाहिए वो अंदर है, जिसको अंदर होना चाहिए वो बाहर है। इसलिए हम लोग आईज को इन्वर्टेड आईज कहते हैं। और उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके फिजियोलॉजी को। तो रॉड्स एंड कोन्स हम लोगों ने डिटेल पढ़ा है। रॉड और कोन के आउटर सेगमेंट में पिगमेंट होता है, विजुअल पिगमेंट। रॉड्स के अंदर है रोडाप्सिन और कोन्स के अंदर आयोडाप्सिन। अब चाहे रोडाप्सिन हो या आयोडाप्सिन, both are made up of retinine and opsin. Retinine it is vitamin A और opsin protein। तो विटामिन ए और प्रोटीन का बना है दोनों, रोडाप्सिन एंड आयोडाप्सिन। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रोडाप्सिन इज सेंसिटाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ डीम लाइट, whereas the iodopsin is sensitized in presence of bright light। तो चाहे डिम लाइट हो या ब्राइट लाइट हो, मान लीजिए यह आउटर सेगमेंट है और इस आउटर सेगमेंट में रोडाप्सिन या आयोडाप्सिन है। जब यह टूटेगा तो डिस्टर्बेंस विल अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द इनर सेगमेंट। यह डिस्टर्बेंस साइटोप्लाज्म में जाएगा इनर सेगमेंट के और ये रिसीव किया जाएगा बाय द फाइबर्स और फाइबर विल गेट डीपोलराइज्ड, यानी इट विल जनरेट फोटिक इंपल्स। तो अब अभी तक मेडिकल साइंस में जो पूरा फोटोकेमिकल रिएक्शंस और ओरिजिन ऑफ विजुअल या फोटिक इंपल्स डिस्कस किया गया है, दैट इज ओनली इन केस ऑफ रोडाप्सिन। यानी रोडाप्सिन का फिजियोलॉजी मालूम है और माना जाता है कि जैसा रोडाप्सिन का फंक्शन है, फिजियोलॉजी है, वैसा ही आयोडाप्सिन का। फर्क इतना ही है कि यहाँ पे डीम लाइट के प्रेजेंस में ये हो रहा है और अगर आयोडाप्सिन होगा तो ब्राइट लाइट। तो अब इसको देखें रोडाप्सिन का जो फिजियोलॉजी है। तो यहाँ पे देखें ये रोडाप्सिन, दिस वन इज रोडाप्सिन प्रेजेंट इन द आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड। ये रॉड है, रॉड के आउटर सेगमेंट में रोडाप्सिन है। इन प्रेजेंस ऑफ डीम लाइट, यानी एक्सपोजर टू द डीम लाइट, जब डीम लाइट होगा it will pass through the conjunctiva, cornea, pupil और फिर लेंस से होता हुआ it will reach to the retina। तो रेटिना में जब जाएगा तो वहां पे ये आउटर सेगमेंट में, रॉड्स के आउटर सेगमेंट में मौजूद रोडाप्सिन को सेंसिटाइज करेगा। तो रोडाप्सिन सेंसिटाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ डीम लाइट and it changes into a functional state जिसका नाम है ल्यूमीरोडाप्सिन। रोडाप्सिन का एक फंक्शनल स्टेट है, नाम है ल्यूमीरोडाप्सिन। अब ल्यूमीरोडाप्सिन then changes into मेटारोडाप्सिन। यहाँ पे एक स्टेट छूट गया है, इसको भी आपके असाइनमेंट में है, यहाँ पे छूटा है, इसको बना देते हैं मेटारोडाप्सिन। असाइनमेंट में है, यहाँ पे छूटा था। तो फिर से देखें, ये रोडाप्सिन प्रेजेंट इन द आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड्स
when get exposed to the dim light, it changes into a state which is called physiological state है, which is called lumirodopsin, and then lumirodopsin immediately changes into metarodopsin. ये lumirodopsin change कर जाता है metarodopsin, and then metarodopsin immediately breaks into two parts, opsin and retinine. Retinine which is vitamin A. तो जिस समय ये टूटता है और डिस्टरबेंस होगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से ये डिस्टरबेंस पास करेगा इसके फाइबर में, तो इसका फाइबर डीपोलराइज्ड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा ओरिजिन ऑफ फोटिक इम्पल्स। जैसे ही मेटारोडॉप्सिन ब्रेक करेगा रेटिनिन और ऑप्सिन में, तो बहुत सारा डिस्टरबेंस होगा आउटर सेगमेंट में, और ये रिसीव किया जाएगा बाय द प्रेजेंट सेगमेंट, और इनर सेगमेंट में जो डिस्टरबेंस है इट विल बी रिसीव्ड बाय द फाइबर अटैच्ड टू द इनर सेगमेंट एंड इट विल गेट डीपोलराइज, यानी विजुअल इंपल्स जनरेट होगा। तो यहाँ पे विजुअल इंपल्स जनरेट। अब ये जो रेटिनिन है विटामिन ए, इट इज चेंज्ड इनटू सिस फॉर्म, सिस रेटिनिन में चेंज होगा in presence of the enzyme alcohol dehydrogenase or retinine reductase. Alcohol dehydrogenase or retinine reductase will transform the retinine into cis form. ये रेटिनिन को चेंज कर दिया है सिस फॉर्म में, और अब सिस रेटिनिन is changed into trans retinine in presence of this enzyme retinine isomerase. और जैसे ही ये ट्रांस रेटिनिन में चेंज होगा, इट विल इमीडिएटली कंबाइंड विथ ऑप्सिन इन डिम लाइट टू फॉर्म रोडोप्सिन। तो फिर से रोडोप्सिन बन जाएगा। फिर से देखिए, जैसे ही डिम लाइट का एक्सपोजर होगा आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड्स में जहाँ पे रोडोप्सिन है, तो रोडोप्सिन चेंज कर जाएगा, एक फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल स्टेट है, नाम है ल्यूमिरोडोप्सिन, और ल्यूमिरोडोप्सिन फिर चेंज करता है मेटारोडोप्सिन में, और मेटारोडोप्सिन ब्रेक कर जाएगा दो पार्ट में, एक तो रेटिनिन विटामिन ए और दूसरा ऑप्सिन विच इज प्रोटीन। अब जिस समय ये टूटेगा डिस्टरबेंस होगा, उसी समय इंपल्स जनरेट होगा, यानी इसी जगह पे जब ये ब्रेक करेगा तो एक फोटिक इंपल्स या विजुअल इंपल्स जनरेट हुआ। अब इसके बाद ये विटामिन ए या रेटिनिन, it is changed into cis retinine in presence of the enzyme alcohol dehydrogenase or retinine reductase, और फिर cis retinine is changed back into cis retinine of this enzyme retinine isomerase, और ये कंबाइन कर जाएगा ऑप्सिन से टू फॉर्म रोडोप्सिन। तो यही फिजियोलॉजी है। इतना डिटेल तो आपको मालूम भी नहीं, पता भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया है कि एक आइडिया है कि कैसे ब्रेक करता है। दो नाम याद रखिएगा, रोडोप्सिन का दो फंक्शनल स्टेट है, ल्यूमिरोडोप्सिन और मेटारोडोप्सिन। टूटता है मेटारोडोप्सिन दो भाग में, रेटिनिन और ऑप्सिन में। रेटिनिन विटामिन ए है, ये रिड्यूस हो जाता है सिस फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ द रेटिनिन रिडक्टेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और फिर ये सिस फॉर्म चेंज होता है ट्रांस रेटिनिन में इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम रेटिनिन आइसोमरेज, और ट्रांस रेटिनिन तुरंत ही कंबाइन कर जाता है प्रोटीन या ऑप्सिन से टू फॉर्म रोडोप्सिन, और ये फंक्शन जारी रहता है। तो ये जो सिंथेसिस है रोडोप्सिन का, इट अकर्स इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, यानी ड्यूरिंग द विंकलिंग ऑफ द आईलिड्स। जब हम लोग पलक झपकते हैं उसी समय ये ट्रांस रेटिनिन और ऑप्सिन कंबाइन करके बना देता है रोडोप्सिन। तो विंकलिंग ऑफ आईलिड, या फिर जब आईलिड क्लोज रखते हो तो उस समय भी, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये और टूटता रहता है, जितनी बार टूटेगा उतना बार इंपल्स होगा, सिंथेसाइज हो जाएगा साइक्लिक फॉर्म में। ये जितनी बार टूटेगा उतनी बार एक इंपल्स जनरेट होगा। अब जैसे रोडोप्सिन में माना गया कि ये फंक्शन है, तो ऐसा ही मानते हैं कि आयोडोप्सिन में, ये आयोडोप्सिन अगर मान लीजिए कि ये कोन है तो उसके आउटर सेगमेंट में ये आयोडोप्सिन है,
और वहां पे जैसे ये डीम लाइट में टूट रहा है, वहां पे ब्राइट लाइट के एक्सपोजर से ये ब्रेक करेगा। तो इस पर अभी मेडिकल साइंस में नहीं है, लेकिन माना जाता है कि द फिजियोलॉजी ऑफ आयोडॉप्सिन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द रोडॉप्सिन। तो ये तो फिजियोलॉजी डिस्कस किया। अब कुछ टर्म्स है जो पूछा जाता है, जैसे एक टर्म है विजुअल एक्यूटी, एक टर्म है विजुअल एक्विटी। एक्विटी टर्म आता है शार्पनेस ऑफ विजन, यानी किसी पर्सन का विजन कितना शार्प है वो डिटरमिन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजुअल एक्विटी। एक्विटी टर्म आता है शार्पनेस ऑफ विजन। तो इसका एक तरीका है, यानी किसी पर्सन का विजन कितना शार्प है ये हम लोग मालूम कर सकते हैं। जैसे दो पैरेलल लाइन है, मान लीजिए कि दीज टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन है। अब हर पर्सन के आईज का अलग अलग कैपेसिटी है टू डिफरेंशिएट दीज टू लाइंस फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों लाइन एक दूसरे से अलग पहचानने का कितनी दूर तक, जैसे इसका सिंपल एग्जांपल आप समझ आइएगा। जैसे रेलवे ट्रैक है, तो दो रेल है, रेल मतलब पटरी, रेल इंग्लिश टर्म है, पटरी होता है। तो दो पटरी है रेल का, समानांतर है, पैरेलल है। अगर कोई पर्सन रेलवे ट्रैक पे खड़ा हो जाए और दूर तक सीधा जो रेलवे ट्रैक दिख रहा है दूर तक देखे, तो उस पर्सन को एक समय का एक डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद दोनों पटरी लगेगा कि एक दूसरे से मिल रहा है, यानी दोनों को अलग अलग रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, लगेगा कि दोनों मिल गया। तो वो डिस्टेंस जो होगा जहां पे उसको लगता है, जिसके बाद लगता है कि ये दोनों पटरी एक हो गया, वो उसका विजुअल एक्टिविटी। अब दूसरे पर्सन को वहां पे खड़ा कर दें उसी पॉइंट पे, और उसका जो शार्पनेस ऑफ विजन है वो और ज्यादा है, यानी और ज्यादा लंबे दूरी तक वो दोनों को एक दूसरे को पैरेलल लाइंस को एक दूसरे से रिजॉल्व कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड विजुअल एक्टिविटी। शार्पनेस ऑफ विजन मीन्स विजुअल एक्टिविटी is the power of the eyes resolve the two parallel lines from each other for a particular distance। जिसमें ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसका आईज उतना शार्प है। अब विजन से रिलेटेड टर्म्स हैं लाइट एडेप्टेशन और डार्क एडेप्टेशन। लाइट एडेप्टेशन और डार्क एडेप्टेशन दोनों में रोल है रोडॉप्सिन का, यानी दोनों में इंपॉर्टेंट रोल है रॉड्स का। अब पहले हम लोग लाइट एडेप्टेशन देखें। जैसे कोई पर्सन कम रोशनी में है, आप रूम में हैं बैठे हुए अपने, बाहर धूप है लेकिन आपके रूम में धूप नहीं है, लाइट है, बल्ब या ट्यूब जो भी ऑन किया हुआ है आपने। अब बाहर निकले, अचानक रोड पे आ गए धूप में, तो लाइट ज्यादा है। अब थोड़ी देर के लिए अगर जितना ब्राइट लाइट है तो तुरंत आंख नहीं खुलेगा। जैसे सुबह में अगर सोकर कोई उठता है और बाहर आ जाए वो अपने बालकनी में, तो बाहर धूप है तो आंख उसका पूरा नहीं खुलेगा। कारण है कि जब तक वो डीम लाइट में था, कम रोशनी में था, उसके आईज में रॉड्स फंक्शनल थे, और अचानक वो जब ब्राइट लाइट के लिए एक्सपोज्ड हुआ, ब्राइट लाइट में आ गया, तो अब जब तक ये रॉड्स ब्लीच नहीं होंगे, जब तक ये रॉड्स नॉन फंक्शनल नहीं होंगे, तब तक कोन्स एक्टिव नहीं होगा। तो नॉर्मली 4 से 5 मिनट लगता है लाइट एडेप्टेशन, यानी 4 से 5 मिनट के बाद उस पर्सन को सब कुछ क्लियर दिखाई पड़ेगा, धूप में उसको सब कुछ दिखेगा। 4 से 5 मिनट तक हो सकता है उसका विजन क्लियर नहीं हो, आंख पूरा नहीं खुले, ठीक से दिखे नहीं। तो वो इसलिए है कि उसके आईज में भी रॉड्स पूरा अभी इनएक्टिव नहीं हुआ। जब रॉड इनएक्टिव हो जाएगा तभी कोन्स एक्टिव होगा, और जब कोन्स एक्टिव होगा तो वो ज्यादा रोशनी में आसानी से देख पाएगा। तो इट इज कॉल्ड लाइट एडेप्टेशन। अब ठीक इसका उल्टा है डार्क एडेप्टेशन।
डार्क एडेप्टेशन में जैसे आप रोड पे जा रहे हैं दोपहर में, धूप में है, और धूप में आप जा रहे हैं कहीं से, और अपने रूम में इंटर कीजिए, जहाँ भी आप रहते हैं अपने रूम में इंटर कीजिए, तो रूम में है, वहाँ रोशनी है, लेकिन उतनी रोशनी नहीं है जितना कि रोड पे था, ब्राइट सनलाइट में था। तो जैसे ही आप रूम में जाएंगे तो आपको लगेगा अंधेरा है। जैसे आप लोग बाहर से आते हैं क्लासरूम में दोपहर में, अगर धूप में, तो क्लास लगेगा कि अंधेरा है, तुरंत उसको लाइट ऑन करेंगे। तो ये इसलिए होता है कि जब बाहर आप धूप में मूव कर रहे हैं, यानी आपका आईज जो है ब्राइट लाइट के लिए एक्सपोज्ड है, तो उस समय आपके आईज में फंक्शनल है कोन्स फंक्शनल है। अब अचानक आप डीम लाइट में आ गए तो कोन्स तो डीम लाइट में एक्टिव होगा नहीं, उससे इमेज बनेगा नहीं। तो अब रॉड्स को एक्टिव होने में जितना समय लगेगा उतने समय तक बहुत क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर फाइनली जब रॉड एक्टिव हो जाएगा तो फिर डार्क एडेप्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी हर कुछ दिखेगा। तो नॉर्मली डार्क एडेप्टेशन का ड्यूरेशन वैरी करता है, इट वैरीज फ्रॉम 5 मिनट्स टू 1 आवर और इवन मोर। 5 मिनट से 1 घंटा भी हो सकता है या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ लाइट as well as the duration for which the eyes have been exposed to the bright light। यानी आप कितनी धूप में घूम रहे हैं, कितना लाइट ज्यादा है, और कितनी देर तक आप घूम रहे हैं, यानी डिग्री ऑफ ब्राइटनेस क्या है और ड्यूरेशन फॉर विच द आईज हैव बीन एक्सपोज्ड टू द ब्राइट लाइट वो क्या है। अगर ज्यादा ब्राइट है लाइट और ज्यादा देर तक आप उसमें रहे हैं उस ब्राइट लाइट में, तो आपका कोन्स काफी इनएक्टिव हो गया है, ब्लिस्ट हो गया। अब उसको एक्टिव होने में भी उतना समय लगेगा, और जब तक वो एक्टिव नहीं होगा तब तक आपको कम रोशनी में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दैट इज डार्क एडेप्टेशन। अगर मान लीजिए आप हल्की धूप से आ रहे हैं अपने रूम में, तो थोड़ी देर में आपको सब कुछ क्लियर दिखाई पड़ेगा, और कड़ी धूप में आप चले आ रहे हैं बहुत देर से, आधा 1 घंटा रह के, तो आपको अपने रूम में अंधेरा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा उसमें रॉड्स ज्यादा इनएक्टिव हो गया है। अब जब तक वो एक्टिव नहीं होगा तब तक डार्क एडेप्टेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए, और हम लोगों के आईज के लिए जो सुटेबल वेवलेंथ है आई का, वो है 450 मिलीमाइक्रोन टू 750 मिलीमाइक्रोन। दैट इज द सुटेबल रेंज फॉर द आईज। जो वेवलेंथ है लाइट का वो 450 मिलीमाइक्रोन टू 750 मिलीमाइक्रोन। अब 450 के नीचे अगर आ गया तो इट इज यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, और अगर 750 के ऊपर चला गया तो इट इज इंफ्रारेड। And both UV rays and infrared are harmful to the eyes. Harmful इसलिए कि they will permanently destroy the rods. वो rods को permanently destroy कर देगा, bleach कर देगा, तो पर्सन फिर कभी भी कम रोशनी में देख ही नहीं पाएगा। तो both UV rays and infrared are harmful to the eyes because they may permanently destroy the rods, means causing permanent blindness in dim light। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए जो फाइटर पायलट्स हैं, फाइटर पायलट हैं जो काफी हाइट असेंट कर लेता है, बहुत ऊंचाई तक चला जाता है, हजारों मीटर ऊंचाई तक, तो रोशनी वहां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चमक है। या फिर माउंटेनियर्स जो पहाड़ के ऊपर जाता है चोटी पे, तो वहां भी लाइट काफी ज्यादा है, ब्राइटनेस है, तो दोनों रेड गॉगल्स का इस्तेमाल कर। रेड गॉगल की खासियत है कि दे विल परमिट द पैसेज ऑफ ओनली दोज लाइट रेज हैविंग द वेवलेंथ इन बिटवीन 450 टू 750 मिलीमाइक्रोन, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और ये सूदिंग है, ये आई के लिए डैमेज नहीं करता, इसलिए रेड गॉगल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वो रेड गॉगल का इस्तेमाल नहीं करता, कोई फाइटर पायलट है या माउंटेनियर्स है,
तो हो सकता है कि उसका रॉड परमानेंटली ब्लीच्ड हो। अब वो जब लौट के आएगा नीचे या हैंगर में, पायलट है तो अपने हैंगर में बेस पर आएगा, तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, वो परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाएगा उसका। तो उसे बचने के लिए रेड गॉगल्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। इंफ्रारेड और यूवी रेड बोथ आर हार्मफुल टू द आईज। नाउ लाइट और डार्क अडेप्टेशन तो स्टडी किया था पुरकिंजे ने। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय पुरकिंजे, इसलिए इसको पुरकिंजे शिफ्ट भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड पुरकिंजे शिफ्ट, तो असाइनमेंट में लिखा भी हुआ। अब आई से रिलेटेड एक और टर्म है कंट्रास्ट। विजुअल एक्टिविटी तो कहा, it is the power of our eyes to resolve the two parallel lines from each other for greater distance. कोई पर्सन कुछ ही दूर के बाद देखेगा कि दोनों लाइन मिल गया, कोई दूसरा पर्सन ज्यादा दूर तक उसको अलग अलग देख सकता है, तो उसका विजुअल एक्टिविटी ज्यादा है। उसी तरह एक टर्म आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर आईज। हम लोगों के आईज का ये कैरेक्टर। तो कॉन्ट्रास्ट है क्या? When we observe two opposite colors, one after another, the color which we visualize later appears to be more sharper than the previous one. कहने का मतलब है दो अपोजिट कलर है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट या रेड एंड ग्रीन या फिर येलो एंड ब्लू, तो अपोजिट कलर है। तो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं लोग जो गारमेंट्स कपड़ा वगैरह जो बेचता है, और अगर एक्सपीरियंस्ड वो सेल्समैन है तो जैसा चाहे वो वैसा ही आपको खरीदवाए। आप सोचिएगा कि अपनी पसंद से हम कपड़ा खरीद के आए या कलर चॉइस करके आए, नहीं, वो आप उसके चॉइस से आप खरीदते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपको कोई येलो कलर का कोई सूट पसंद है या कोई भी कपड़ा पसंद है, और आप जिस दुकान में जा रहे हैं उसके पास येलो कलर का कोई बहुत अच्छा कपड़ा नहीं है या अच्छे क्वालिटी का नहीं है या वैसा डिजाइन वगैरह नहीं है, हो सकता है कि आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो पहले वो येलो नहीं दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा, पहले वो ग्रीन नहीं दिखाएगा। ग्रीन अगर लेने गए हैं तो पहले वो ग्रीन नहीं दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा येलो। अब येलो देखिएगा आपको, फिर आप कहिएगा कि नहीं नहीं ये हमको लेना नहीं है, हमको तो ग्रीन ही लेना है। तो फिर वो ग्रीन निकालेगा, और जब ग्रीन देखिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बिकॉज जो कलर आप जिस अपोजिट कलर को आप बाद में देखते हैं वो ज्यादा ब्राइट नजर आता है, ज्यादा वो डोमिनेटिंग नजर आता है, तो आप तुरंत उसको ले लीजिए। और मान लीजिए कि अगर उसको पसंद उसको है कि नहीं आप येलो कलर का लीजिए, तो ग्रीन वाला पहले दिखा देगा और फिर कहेगा कि जरा सा इसको भी देख लीजिए, देखने में क्या हर्ज है, नहीं लीजिएगा, येलो वाला भी देख लीजिए। तो आपके ना करते भी वो दिखाएगा। तो जब आप देखिएगा येलो कलर को तो आप ग्रीन तो ले चुके हैं, लेकिन अब आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप उसके बाद देखे हैं, तो हो सकता है ले लें, या फिर आप नेक्स्ट विजिट में जाइएगा फिर ले लीजिएगा। तो ये आईज का कैरेक्टर है कि जब दो अपोजिट कलर को हम लोग एक के बाद दूसरे कलर को देखते हैं, तो जिस कलर को बाद में देखते हैं वो ज्यादा ब्राइट नजर आता है, ज्यादा डोमिनेटिंग होता है ओवर द फर्स्ट वन। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर आईज, कॉन्ट्रास्ट। उसी तरह एक टर्म है आफ्टर इमेज। आफ्टर इमेज, आफ्टर इमेज का इस्तेमाल सिनेमा वगैरह में भी लोग करते हैं। ये जो फिल्म हम लोग देखते हैं तो वो तो अलग अलग शूटिंग होता है। आप कार्टून फिल्म को देखिए, अलग अलग स्केच बनाया हुआ है, और जब वो चलाता है तो हम लोगों को लगता है कि जैसे वो कार्टून वो पिक्चर मूव कर रहा है या बोल रहा है या एक्टिविटी कर रहा है। तो उसका कारण है कि जैसे अगर किसी
चीज को देखा, जैसे हमने किसी चीज को देखा तो उसका इम्पल्स जनरेट हुआ, ये इम्पल्स जनरेट हुआ, जाएगा ब्रेन को, वो जाएगा ऑप्टिक लोब से होता हुआ फिर उसको एनालाइज किया जाएगा ब्रेन में, जो आगे पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। तो ब्रेन जब तक उसको पहचानेगा कि ये इमेज है क्या, ये चीज है क्या, वो पहचान रहा, और तब तक उस कंटिन्यूटी में फिर दूसरा इम्पल्स पहुंच जाए, तो वो लगेगा कि ये एक साथ देख रहे हैं, कंटिन्यूटी में देख रहे हैं। अगर एक इम्पल्स, तो आफ्टर इफेक्ट होता है, जैसे एक इमेज देखा तो उसका आफ्टर इफेक्ट है, ब्रेन में है, आप अभी आपका ब्रेन उसको देख रहा है अभी, इस बीच में अगर दूसरा इम्पल्स फिर पहुंच गया तो ये कंटिन्यूटी हो जाता है। लेकिन अगर उसमें ज्यादा इंटरवल हो गया, टाइम गैप ज्यादा हो गया, तो एक इमेज देखा, अब उसके बाद वो खत्म, आफ्टर इफेक्ट, फिर आप दूसरा इमेज देखिएगा। तो इसलिए जब तेजी से रील चलाएंगे कार्टून फिल्म वगैरह में, तो आपको लगेगा कि ये सब मूव कर रहा है। तो ये आई का कैरेक्टर है। अच्छा लगता है। और इसी तरह ये तो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लिया है। अब एक अगर डिफेक्ट में देखें, आई के डिफेक्ट में, तो एक तो कलर ब्लाइंडनेस है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3 तरह का कलर पिगमेंट है, इरिथ्रोलेट जो रेड कलर के लिए है, क्लोरोलेट जो ग्रीन कलर के लिए है, और साइनोलेट जो ब्लू कलर के लिए। और ड्यू टू द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ कलर पिगमेंट्स, we are able to visualize more than 150 sets of different colors. अब एक भी पिगमेंट इधर उधर हो गया या डैमेज है तो हम लोगों का कलर विजन अफेक्टेड होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये सर आपको पढ़ाएंगे भी जेनेटिक्स में, बिकॉज इट इज सेक्स लिंक्ड डिजीज। ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है जिसमें फीमेल्स आर कैरियर्स एंड सफरर्स आर मेल्स। फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता, फीमेल सिर्फ कैरियर है जीन का, और अफेक्टेड होता है मेल। इसका कोई रेमेडी भी नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस का कोई रेमेडी नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड डिजीज है। तो 3 तरह का कलर ब्लाइंडनेस है। प्रोटेनोपिया, प्रोटेनोपिया रेड कलर ब्लाइंडनेस, नाम से भी आपको मालूम हो रहा होगा। अगर यहाँ पे इरिथ्रोलेट जो रेड कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो बोन्स में नहीं है तो वी कैन नॉट विजुअलाइज रेड कलर। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेड ब्लाइंडनेस। और रेड ब्लाइंडनेस जो है वो 1% इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन में 1% होता है रेड कलर ब्लाइंड। दूसरा है क्लोरोलेट, नाम से दूसरा है, हम लोग कहते हैं ड्यूटेरोनोपिया। पहला प्रोटेनोपिया, प्रोटेनोपिया रेड कलर ब्लाइंडनेस, इट इज कॉल्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द इरिथ्रोलेट 1% इन ह्यूमन पॉपुलेशन। दूसरा है ड्यूटेरोनोपिया, एंड ड्यूटेरोनोपिया इज ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, it is due to the absence of the chlorolates, and it is 4.7% in human population। यानी ह्यूमन पॉपुलेशन में कलर ब्लाइंडनेस में सबसे ज्यादा केस मिलेगा ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का। और फिर थर्ड इज द ट्राइटेनोपिया। ट्राइटेनोपिया इज द ब्लू कलर ब्लाइंडनेस कॉल्ड ड्यू टू द absence of the cyanolates, and it is rarest of rare, 0.0001% in human population। अब दूसरे डिफेक्ट में अगर देखें तो एक तो है मायोपिया। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस हिंदी में अगर कहेंगे तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, जो गलत है। तो शॉर्ट साइटेडनेस में होता क्या है, इट में भी ज्यादातर ये कॉन्जेनाइटल होता है। तो कॉन्जेनाइटल में होता क्या है कि आई बॉल इज स्लाइटली लॉन्गर देन द नॉर्मल। आई बॉल का लेंथ नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, तो जब ऑब्जेक्ट आई के नजदीक है तो इमेज इज फॉर्मिंग ओवर द रेटिना। लेकिन जैसे ही
ऑब्जेक्ट को आई से दूर ले जाएंगे, इमेज विल फॉल इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो आई बॉल की लंबाई ज्यादा होने से जब ऑब्जेक्ट आई के नजदीक है तो इमेज बन रहा है रेटिना पे, और जैसे ही ये दूर जाएगा इमेज विल फॉल इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इसको इसके लिए इस्तेमाल करेंगे इस्तेमाल करेंगे डाइवर्जेंट लेंस, कॉनकेव लेंस, जो फिर उसको प्रोजेक्ट कर देगा। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, इट इज फार साइटेडनेस। यहाँ उल्टा है, यहाँ फार साइटेडनेस में आई बॉल इज स्लाइटली शॉर्टर इन लेंथ, यहाँ पे आई बॉल शॉर्टर है। तो जब ऑब्जेक्ट आई से दूर है तो इमेज फॉल्स ओवर द रेटिना, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट को आई के नजदीक लाएंगे इमेज विल फॉल बिहाइंड द रेटिना। हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस कहते हैं। तो यहाँ पे रेटिना पे लाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे कॉनकेव लेंस, कन्वर्जेंट लेंस। तीसरा है प्रेस बायोपिया, और प्रेस बायोपिया में ये सीलियरी मसल्स लूज हो जाता है एजिंग के कारण। तो हम लोग पढ़े हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा तो सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, सस्पेंसरी लिगामेंट के ऊपर से टेंशन हटेगा नहीं, और नतीजा है कि लेंस की कॉन्वेक्सिटी नहीं घटेगी, और नहीं घटेगी तो इमेज विल फॉल इन फ्रंट। ये जो ऑब्जेक्ट जब नजदीक आएगा तो इमेज विल फॉल द ये जैसे प्रेस बायोपिया में सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो सीलियरी बॉडी का थिकनेस नहीं बढ़ेगा। तो थिकनेस नहीं बढ़ने से सस्पेंसरी लिगामेंट के ऊपर से टेंशन नहीं हटेगा, तो टेंशन नहीं हटेगा तो लेंस की कॉन्वेक्सिटी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए जब ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा तो इमेज बनेगा रेटिना के पीछे। तो इसको भी ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस इस्तेमाल करते हैं, बाईफोकल लेंस। अगर सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता तो इमेज बन जाता, रेटिना पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो रेटिना के पीछे बन रहा है। तो बाईफोकल इसलिए कि ओल्ड एज में होता है तो दूर और नजदीक दोनों के लिए चाहिए। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुता। तो अबिंदुता में अगर कॉर्निया रफ हो गया तो लाइट रे जब पास करेगा तो स्कैटर्ड इमेज बनेगा, इमेज बिखर जाएगा रेटिना के ऊपर, एक जगह नहीं होगा। तो सिलिंड्रिकल लेंस इस्तेमाल करेंगे तो इमेज एक जगह पे प्रोजेक्ट होगा, तो एस्टिग्मेटिज्म। और उसी तरह ग्लाउकोमा, हम लोगों ने कहा था कि जब ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा विट्रियस ह्यूमर का तो जो ब्लाइंड स्पॉट है जहां ऑप्टिक न्यूरॉन्स होता है उस पर प्रेशर से ऑप्टिक न्यूरॉन डैमेज होगा, पर्सन विल बिकम ब्लाइंड। तो इसका रेमेडी है सर्जिकल। और ठीक इसका उल्टा होता है रेटिनल डिटैचमेंट। अगर प्रेशर बहुत कम हो गया तो रेटिना का सेल्स अलग होने लगता है रेटिना के वॉल से, और धीरे धीरे रेटिना डैमेज हो सकता है, पर्सन ब्लाइंड हो सकता है। तो अगर ऑकुलर प्रेशर कम हो गया विट्रियस ह्यूमर में तो रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना का सेल्स अलग होने लगता है टूट के, और ज्यादा हो गया तो ऑप्टिक न्यूरॉन डैमेज होता है, ग्लाउकोमा और ये रेटिनल डिटैचमेंट। तो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स इन द आईज। इसके साथ ही आईज कंप्लीट हो गया, और आज थोड़ा नेट का मेरा प्रॉब्लम है तो आज इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग